गुड मॉर्निंग। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को बड़ा ब्रीफली समझेंगे। जो टॉपिक है हमारा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें ये जो टॉपिक है बड़ा ही अच्छा और आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ये जो चैप्टर है आपके 8th क्लास से स्टार्ट होकर 12th और बाद में कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ही अच्छे इसके क्वेश्चन बनते हैं। इसका जो डीपली कॉन्सेप्ट है वो भी हमें बहुत काम आता है। तो सबसे पहले हम जो डिफाइन करें वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका बेसिक मीन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन से देखें, द रेट ऑफ, थोड़ा सा हम चेंज करना चाहेंगे इसमें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge, the rate of flow of charge in uniform direction, uniform direction। अब यहां पे ये जो टर्म है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसको समझेंगे जस्ट अभी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की जो हमने यहां पे देखी। अब मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन जो है इसकी वो भी लिख लेते हैं। I इक्वल्स टू, ये जो फॉर्मूला है जो हमने 10th क्लास में भी देखा है वो है Q डिवाइड बाई T। यहां पे Q रिप्रेजेंट करेगा जो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको। हियर Q रिप्रेजेंट्स चार्ज दैट फ्लो इन कंडक्टर एंड T रिप्रेजेंट्स टाइम एंड I रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलो यहां से इसकी यूनिट और इसके डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं। यूनिट जो होगी चार्ज से हम देखेंगे कुलाम, और जो टाइम से देखेंगे अपन सेकंड। तो कुलाम डिवाइड बाय सेकंड को अपन एम्पियर से लिखते हैं, कैपिटल ए। ठीक है, ये हमारी जो है यूनिट हो गई। जो एम्पियर की यूनिट है वो एसआई में है, एसआई सिस्टम। और सीजीएस के अंदर जब हम बात करें तो इसकी वैल्यू जो है वो भी थोड़ी सी चेंज होगी और मैग्नीट्यूड भी जो इसका चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं सीजीएस में बात करूं, सीजीएस यूनिट, तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू, ये एसआई के अंदर थी तो 1/10 AB एम्पियर, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो चेंज होगा वो क्या है, 1/10, और जो यूनिट काम में आएगी वो AB एम्पियर काम आ जाएगी। ठीक है, अब जो हमने एक वर्ड लिखा यूनिफॉर्म डायरेक्शन, उसको समझते हैं। यूनिफॉर्म डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है। देखो, अगर कोई कंडक्टर है, बेसिकली अपन ये सोच रहे हैं कि ये कंडक्टर है जो अभी एक नॉर्मल, उसको अपन बिना किसी बैटरी के कनेक्शन से रख रहे हैं। ये फर्स्ट केस है हमारा, और सेकंड केस जो है हमारा ये वाला केस है। सेम कंडक्टर जो भी हम मान के चल रहे हैं, जो भी कंडक्टर हमने लिया वो ले लिया। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि कंडक्टर बेसिकली है क्या भाई, कंडक्टर जो है वो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर जो है डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पे, इनको थर्मल रेडिएशन से जो एनर्जी मिल रही है बाहर से, थर्मल एनर्जी जिसको बोल रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इस एनर्जी से क्या करेंगे, एनर्जी लेके जो है अपनी स्पीड को इंक्रीज करते रहेंगे, और यहां पर किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करते रहेंगे। मतलब इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। तो हम इसको बेसिकली ये बोल सकते हैं कि रैंडम डायरेक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम भी जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है और राइट जा सकता है। तो ये जो देखा जा रहा है कि यहां पर अगर अपन इसकी एवरेज वैल्यू की बात करें, तो मैं इसकी जो स्पीड को अगर मैं U1 कंसिडर कर रहा हूं, फर्स्ट वाले को, ठीक है, जैसे मैंने इसको U1 बोल दिया, इसकी स्पीड को U2 बोल दिया, और इसी तरीके से अगर n इलेक्ट्रॉन है तो मैंने उसकी स्पीड को UN कर दिया। तो हमें पता है क्योंकि रैंडम मोशन और वेलोसिटी जो होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इनका जो एवरेज है, U एवरेज, U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट, अगर हम देखें टोटल डिवाइड बाई n, इसका समेशन कितना आएगा, 0, ड्यू टू रैंडम मोशन। तो नॉर्मल केस में जो थर्मल जो स्पीड है उसकी वजह से टोटल करंट या करंट की वैल्यू, क्योंकि अब हमें ये लगेगा अगर U एवरेज 0 है, इसका मतलब करंट किस पे, चार्ज किस पे हो गया, रेस्ट पे। तो हमारी टोटल करंट जो आ जाएगी वो कितनी आएगी, 0।
तो इस केस में हमें हमारे के ऊपर कोई शॉक नहीं लगता। हम अगर किसी कंडक्टर को सन की रेडिएशन में रख रहे हैं, उसको अपन टच कर रहे हैं, तो हमें कोई भी शॉक वहां पर फील नहीं होगा। बट सेम कंडक्टर को अपन अगर यहां पे रखते हैं और इसको एक सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे प्लस और माइनस अपन ये टर्मिनल यूज किया और इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या बेसिकली, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट नेचर के जो चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, तो यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर के अंदर वो एक फोर्स को फील करेंगे, और उस फोर्स को फील करने की वजह से जो सभी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी मूवमेंट करने की, वो सभी की एक ही तरफ हो जाएगी। मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक ही तरफ डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो हम इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म डायरेक्शन। यूनिफॉर्म डायरेक्शन। तो अब देखा जाए तो यहां पर कोई भी जो वेलोसिटी का पार्ट है वो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल आउट नहीं होगा। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा प्लस से माइनस की तरफ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो हम ये जानते हैं कि करंट जो होती है ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो नेगेटिव है, तो हमेशा जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कंडक्टिंग वायर जो है इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट होती है वो नेगेटिव टर्मिनल के अंदर जा रही है। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक पार्ट हो गया, जिसमें पूरा सर्किट क्या होना चाहिए, हमारा क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज अगर कहीं से ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगी। क्लियर, यहां तक ये हमने बेसिक समझा कि रैंडम मोशन में क्यों नहीं होती और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर करंट का फील क्यों आता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। अब यहां पे एक बात ये देखी जाती है कि करंट जो है, या हम ये देखें कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है या ये एक टेंसर क्वांटिटी है। तो हमें पता है कि भाई स्केलर और वेक्टर में जो डिफरेंस क्रिएट हम जानते हैं कि ये कैसे होता है। तो हम यहां पे ये देख रहे हैं कि करंट जो होती है बेसिकली ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कैसे, भाई स्केलर क्वांटिटी में बेसिकली हम ये पढ़ रहे होते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड है, बट हम ये जानते हैं, जस्ट हमने प्रीवियस जो स्लाइड के अंदर देखा कि करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हमने देखा कि मान लो कोई भी करंट फ्लो कर रही है वो 2 एम्पियर है और हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन फिक्स है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर भी इसको अपन स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी, जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करेगी। तो यहां पे करंट जो होता है उसमें केवल एल्जेब्रिक सम होता है, वेक्टर एडिशन लॉ नहीं लगता। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इस मस्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए करंट कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर बात इतनी? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और प्लस ये होने की वजह से, डायरेक्शन होने की वजह से भी इसको अपन ये बोल सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब ये पढ़ रहे हैं कि आगे कि जो डायरेक्शन है या करंट की डायरेक्शन किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट अभी हमने देखा कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन है या और भी कोई नेगेटिव, मैं पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, तो हमेशा या करंट की जो डायरेक्शन होगी ऑपोजिट होगी। ठीक है, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने बोला कि ए से बी की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ए से बी की तरफ, तो हम इसमें करंट अगर बताना चाहेंगे तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज बी टू ए होगी। ठीक है, ए टू बी इलेक्ट्रॉन गया, नेगेटिव पार्टिकल गया, तो हम ये बोलेंगे कि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट बी टू ए। नेक्स्ट केस में अगर हम ये देखें कि कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज बोल दो, अगर ये ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है, कोई भी पॉजिटिव है, आयन बोल दो, पार्टिकल बोल दो, तो करंट की डायरेक्शन सेम होगी, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो जाएगी। तो बस इसका थोड़ा सा डायरेक्शन का ये डिफरेंस है, तो पॉजिटिव में सेम और नेगेटिव में ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। चलो अब आगे पढ़ते हैं कुछ करंट के बारे में, कुछ और स्पेसिफिक चीजें। तो करंट का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने देखा, इसकी यूनिट देखी और इसका डायमेंशन भी अपन लिख लेते हैं एक बार। डायमेंशन, अब हमें पता है कि डायमेंशन के अंदर जो बेसिकली होता है हम उसको एक कैपिटल बॉक्स में लिखते हैं, और करंट जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 है हमारे फिजिक्स के अंदर, उसमें से एक है, तो हम इसको A1 बोल सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, और कई बार
जो पेपर में या क्वेश्चन पेपर में अपन बात करें उसमें आई भी लिखा हुआ जाता है। तो इस तरीके से इसकी ये डायमेंशन हो जाएगी। अब आते हैं मैथ्स के मैथमेटिकल फॉर्मूले के अंदर। अब करंट जो होती है, जो हम ये देखें कि भाई एक तो करंट दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब जिसमें टाइम की जो वैल्यू है लगभग नियर बाई जीरो के इक्वल होगी, मतलब टाइम बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, तो उसको अपन इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। और एक क्या होता है एवरेज करंट, आई एवरेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई एवरेज कैसे निकाले या इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकाले, और ये आइडेंटिफाई भी कैसे करेंगे इसमें करना क्या है। तो इंस्टेंटेनियस करंट ये होगी जिसमें एट की बात करी जाए, एट मतलब पर्टिकुलर किसी पॉइंट टाइम इंटरवल की बात करें, सॉरी टाइम इंटरवल नहीं बोल के ऐसे बोलेंगे कि पर्टिकुलर किसी टाइम इंस्टेंट की बात करें, जैसे कि 3 सेकंड पे क्या करंट थी या 5 सेकंड पे क्या करंट थी या 0 सेकंड पे क्या करंट थी। तो एट जब भी आ जाए तो हम उसको इंस्टेंटेनियस के अंदर लेके चलेंगे, ठीक है। और आई एवरेज की बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल का मतलब जैसे कि भाई 2 सेकंड बताओ, 0 से लेकर 2 सेकंड के, 0 to 2 सेकंड के लिए करंट की वैल्यू बताओ तो ये एवरेज केस में जाएगा, या 2 से 5 सेकंड के लिए बताओ तो ये भी एवरेज। तो यहां पर जो टाइम का गैप है, वेरिएशन आ रहा है, उसको अपन आई एवरेज से लिखेंगे। अब बात करते हैं, वापस इस पे आते हैं कि इंस्टेंटेनियस में क्या करें, इंस्टेंटेनियस में कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो इंस्टेंटेनियस के अंदर आप सीधा क्या करेंगे, आई इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू लिखनी है उसमें अपन चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, बेसिकली सिंपल सी बात है। और जहां पर टी की वैल्यू जो दे रखी है वो पुट कर देंगे, हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी जो इंस्टेंटेनियस होगा। बात करें आई एवरेज कैसे निकालें, तो आई एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई एवरेज का फॉर्मूला डेल क्यू डिवाइड बाई डेल टी। एक तो ये फॉर्मूला काम में आ सकता है, तो डेल क्यू डिवाइड बाई डेल टी होगा क्या, डेल क्यू डिवाइड बाई डेल टी यही चीज होगी कि क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइड बाई T2 माइनस T1। मतलब जो चार्ज फाइनल केस में कि लास्ट मोमेंट पे जो चार्ज था वो कितना फ्लो कर रहा था, और इनिशियल जब हम बात करें जिस पीरियड से बात करते हैं उसमें चार्ज की वैल्यू क्या थी, और जो टाइम का गैप है उसको अपन डिवाइड करा देंगे, हमारे पास आई एवरेज आ जाएगा। दूसरा आई एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला और दिया जाता है कई बार इंटीग्रेशन के केस में कि यहां पे डिफरेंशिएशन था चार्ज का, तो हम ये भी निकाल सकते हैं आई डी टी इंटीग्रेशन डिवाइड बाई dt। ये भी हमारे पास एक आई एवरेज का एक फॉर्मूला आता है। अभी इसको अपन क्वेश्चन से भी समझेंगे न्यूमेरिकल करके, पहले हम यहां पर इनके फॉर्मूले। तो यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है एट, ध्यान रखें एट वाला जो टाइम पार्ट है वो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए आएगा, और टाइम इंटरवल जो पूछे इन टाइम, इसको यहां पर बोल सकते हैं इन टाइम। एट टाइम के अंदर तो चला जाएगा ये, और इन टाइम के अंदर चला जाएगा आई एवरेज। क्लियर बात इतनी। अब यहां पर एक चीज और देखने को मिल रही है, यहां पे ये जो पार्ट है इसको स्लोप भी बोला जा सकता है क्या। अब तो करंट की डेफिनेशन दूसरी भी एक अपन जो है याद कर सकते हैं, वो क्या, अभी हमने देखा कि I इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। अगर हमारे पास स्लोप गिवन है कुछ ऐसे, जैसे ये चार्ज दिया गया है और ये टाइम दिया गया है, वाई एक्सिस के ऊपर चार्ज है और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, और मान लो कोई भी ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है, मैं देखें कोई थीटा एंगल है। अब इस ग्राफ का स्लोप, ग्राफ में दो ही चीजें बेसिकली पूछी जाती है, जैसे स्लोप हो गया, एरिया हो गया, तो हम उससे कैसे आइडेंटिफाई करें, चेक करें यहां से। तो मैं स्लोप की जब बात करता हूं तो ये होता है डिवाइड वाले केस में, और स्लोप जब बात करते हैं तो टेन थीटा। तो टेन थीटा वाले केस में आप देखें यहां पर कि ये हो क्या रहा है, बेसिकली ये परपेंडिकुलर हमने डाला, तो यहां पे ये क्यू है, तो परपेंडिकुलर वाला केस सामने क्या चला जाएगा क्यू, और नीचे डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टी। तो टेन थीटा होता क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया क्यू, डिवाइड बाई कितना हो गया टी। तो क्यू बाई टी किसका फॉर्मूला, क्यू बाई टी होता है करंट का फॉर्मूला। तो ये है करंट। इसका मतलब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि स्लोप ऑफ क्यू टी, स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ, चार्ज टाइम ग्राफ जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, स्लोप ऑफ चार्ज। अब इसमें दूसरा चीज एरिया, जैसे इससे क्वेश्चन एक और बन सकता है, जैसे मान लो कि आई और टी की वैल्यू दे रखी है ग्राफ में और हमें क्यू पूछ ले, तो क्यू के लिए क्या करें। ये था स्लोप के बारे में बात। अब दूसरी बात करते हैं एरिया। एरिया में दिमाग लगा कि या सोच के ये रखना है, हमें मल्टीप्लाई करवाना है, बस मल्टीप्लाई करवाना है, और मल्टीप्लाई से हमें पता चल जाएगा कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, जिसका फॉर्मूला बन रहा है वो उसके इक्वल जो है फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी।
चेक करें, जैसे में हमने देखा कि ये Q है, और सॉरी ये हम मान रहे I और ये हो गया T। ये कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है। सिर्फ अभी हम ये देखेंगे, आगे जाके क्वेश्चन देखेंगे, पहले ये देख लेते कि इसमें क्या। तो अभी हमने देखा एरिया में क्या कराना है भाई, मल्टीप्लाई करवाने। तो मल्टीप्लाई वाली कौन सी क्वांटिटी, ये और ये आप मल्टीप्लाई करवाओ। तो इसके I इंटू टी करें, आप I इंटू टी करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब एरिया। अब I इंटू टी आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इधर, तो आप चेक करेंगे कि ये किसके इक्वल आ रही है, ये Q के इक्वल आ रही है। तो आप ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ IT ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट चार्ज, कि कितना चार्ज फ्लो करेगा उस केस के लिए, उस ग्राफ के लिए, ये भी हम निकाल सकते हैं यहां पे। ठीक है जी, नेक्स्ट आते, मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं इस केस में। मान लो कोई क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड ये दे दे कुछ, कि ये एक सेल है और सेल से हमने एक कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट कर रखा है, और उसका जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दे रखा है, और हमें अगर ये दे दे, सॉरी इसमें अपन कनेक्टिंग वायर तो यही लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक कनेक्शन किया हुआ है कि प्लस माइनस, और हमें कुछ इस जो क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि यहां पर जो करंट फ्लो कर रही है वो I1 है इस केस के लिए, यहां पर कोई करंट फ्लो कर रही है वो I2 है, और यहां पर आगे और मान लेते हैं एक बार I3 कोई करंट है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि I1 जो है या I2 है या I3 है, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है, मतलब इक्वल नहीं बोल के मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या रहेगा भाई, इक्वल रहेगा, I1 I2 और I3, कोई किसी से कम या ज्यादा वैल्यू नहीं लेगा। यहां पर हम सीधा बोलेंगे कि चार्ज जो है वो कहीं पे भी, क्योंकि कोलिजन होगा और कहीं पे भी एक्यूमुलेट नहीं होगा, मतलब ये कोई चार्ज नहीं हो रहा है कंडक्टर, एकदम न्यूट्रल कंडक्टर है, ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है जो चार्ज नहीं होगा। चार्ज एक्यूमुलेट का मतलब होता है वहां पर चार्ज स्टिक नहीं कर रहे, स्टोर नहीं हो रहे, वो केवल फ्लो कर रहे हैं। तो फ्लो वाले केस में चार्ज जो है वो इस स्पीड से चले जाएगा, तो करंट जो बनेगी वो ईच एंड एवरी केस पर क्या बनेगी, सेम बनेगी। अब ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में भी पूछा गया था कि जैसे ये हमने एक पार्ट लिया और ये कॉनिकल शेप का कुछ इस तरीके से एक हमारे पास कंडक्टर गिवन था, और यहां पर पूछा गया था कि करंट का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे यहां पर दिया गया था I1 और यहां पर आगे जो दिया गया था वो दिया गया था I2, और क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे वो कुछ ऐसे थे, I1 इक्वल्स टू I2, सेकेंड ऑप्शन था I1 ग्रेटर देन I2, थर्ड ऑप्शन था I2 ग्रेटर देन I1, और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इस केस में क्योंकि चार्ज स्टोर नहीं हो रहा, चार्ज फ्लो करता रहेगा, यहां से इस यूनिफॉर्म सेक्शन एरिया से आगे की तरफ मूव करेगा, तो करंट की जो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम रहेगी, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ये ग्राफिकल कुछ क्वेश्चन थे। अब आगे हम आते हैं जो हमने इंटीग्रेशन से या डिफरेंशिएशन से हमें देखने हैं। मान लो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है Q इक्वल्स टू, Q का एक रिलेशन दे रखा है चार्ज का इन टर्म्स ऑफ टाइम के अंदर, जो क्या है 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, ऐसे ले लेते हैं अपन कि हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है और इसको हमें सॉल्व करना है। अब आपको पूछा जा रहा है एट फर्स्ट वाले के अंदर एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर करंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड की बात करें। ठीक है, और इसमें एक अपन वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसमें 3 ले लेते हैं। ठीक है, वैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ये हमने ले लिया एक इक्वेशन, और सेकंड हमें बी ऑप्शन पूछ सकता है इन टाइम t इक्वल्स टू 0 2, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर जो है करंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, फाइंड करंट। यहां से हमारा एक क्वेश्चन बन गया फाइंड करंट। ठीक है जी, अब चेक करते हैं। जस्ट अभी देखा हमने क्या कि जब हमें क्वेश्चन में इंडिकेट किया जाए एट की बात करी जाए तो वो इंस्टेंटेनियस करंट होगी। तो फर्स्ट वाला जो बात करा वो इंस्टेंटेनियस की करंट की बात करे, और इंस्टेंटेनियस हमने ये देखा था कि जो आई एवरेज था जिसमें डेल क्यू डिवाइड बाई डेल टी कर रहे थे, इसमें टाइम लिमिट अगर मैं लिमिट जो करता हूं टी की वैल्यू को 0, तो इसको अपन डी क्यू डिवाइड बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट जस्ट हमने देखा। तो फर्स्ट वाला ए जो सॉल्व करेंगे वो क्या है, आप
आई इंस्टेंटेनियस निकालना चाहते हैं तो जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन कर दें आप। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, nx की पावर n माइनस वन, nx इंटू n माइनस वन से, तो 3 इंटू 6, ये कितना 6 हो जाएगा, ये अपने पास t हो जाएगा। यहां पर अपन देखेंगे तो ये केवल अपने पास बच जाएगा 2 बच जाएगा, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है 4, उसकी वैल्यू 0। अब फर्स्ट वाला जो पूछा किस टाइम इंटरवल पे पूछा, सॉरी किस टाइम एट इंस्टेंट किस पे पूछा गया, 2 सेकंड पर। आप यहां पर वैल्यू पुट कर दें, t की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दें, तो 6 इंटू कितना 2 और प्लस 2, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया अपना 12 हो गया, और प्लस 2 ये हो गया 14 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है यहां पर। ठीक है, तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस करंट आई वो 14 एम्पियर आ गई। सेकंड केस देखते हैं, बी वाला केस। बी वाले केस में क्या देखा, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो हमें क्या निकालना है, आई एवरेज निकालना है। आई एवरेज का फॉर्मूला याद करें, q डेल q डिवाइड बाई डेल t। डेल q मतलब q फाइनल माइनस q इनिशियल डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब सबसे पहले आप ये देखें कि q इनिशियल क्या और q फाइनल क्या, बाद में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखें एट t इक्वल्स टू 0 सेकंड की मैं बात करता हूं, t इक्वल्स टू 0 सेकंड, तो इस इक्वेशन में जहां पर t की वैल्यू जो t दिख रहा है उसमें आप 0 पुट कर दें, आपके पास जो बचेगा वो q इनिशियल की वैल्यू आ जाएगी। तो q इनिशियल जो आएगा वो q इनिशियल सारी वैल्यू 0 हो गई, तो ये बचा केवल -4 बचा, ये -4 आ गया फर्स्ट वाले केस के अंदर। अब आपने पूछा एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड लो, एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। इस केस में जहां पर t की जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है उसमें आप 2 डाल दें। अब फर्स्ट केस में देखें 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 4 इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, ये हो गया 12 प्लस, फिर यहां पर आप डालेंगे 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ये हो गया 4। अब फिर क्या कर दें माइनस, इसमें कोई t था नहीं तो इसमें माइनस कर दें। आप देख रहे हैं कि ये प्लस और माइनस पूरा का पूरा क्या हो रहा है कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना q फाइनल जो बचा वो हमारे पास 12 कूलम बचा, इसमें 4 इसमें बचा 12 कूलम। आगे क्या करें, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास आई एवरेज के लिए, हमने वैल्यू तो निकाल ही ली है। q फाइनल की वैल्यू रखो 12 माइनस q इनिशियल की वैल्यू जो आपने रखी वो कितने -4 है, तो -4 डालेंगे, ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहां पर आप डालेंगे 4 डिवाइड बाई t2, t2 कितना है हमारे पास जो है फाइनल जो था 2 और इसकी वैल्यू है 0, तो 2 माइनस 0 तो केवल क्या बचेगा 2 बचेगा। तो 12 प्लस 4 कितना 16, 16 डिवाइड बाई 2 कितने एम्पियर 8 एम्पियर की करंट हमारे पास आ जाएगी। तो देखा यहां पे दोनों में मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आ रहा है कि एट पर्टिकुलर 2 जो सेकंड था उस पर मैग्नीट्यूड जो हमारा निकल के आया वो 14 एम्पियर था, और जो टाइम इंटरवल जो गैप था उसके अंदर हमारे जो वैल्यू आई एवरेज वैल्यू वो 8 एम्पियर आई। क्लियर इतना, चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन अपन जो है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि ग्राफ से क्या एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लो हमें ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है, ये हमें Q और T दे रखा है, और यहां से फर्स्ट वायर के लिए और सेकंड वायर ये A है और इसको मान लेते B, ये मान लेते 30 डिग्री है और ये मान लेते अपना 60 डिग्री है। आपको पूछेगा कि वायर A और B का करंट का रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट A टू B, फाइंड रेशियो ऑफ करंट ऑफ वायर A टू B। हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में देखा है A से B का, B से A भी पूछा जा सकता है। तो अभी जस्ट कि हमने ग्राफ से रिलेटेड 2 चीजें हमने पढ़ी, क्या एरिया निकाले या स्लोप, तो हमें दिमाग में आना चाहिए स्लोप में तो क्या होता है डिवाइड होता है और एरिया में क्या होता है मल्टीप्लाई। तो स्लोप जब करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई Q इंटू टी करेंगे तो वो तो करंट का फॉर्मूला बनेगा नहीं, Q डिवाइड बाई टी करते हैं तो वो हमारा क्या बन सकता है एक करंट का फॉर्मूला बन सकता है। तो फॉर वायर फर्स्ट के लिए मैं A के लिए बात करूं, फॉर वायर A, फॉर वायर A क्या निकालने, सीधा स्लोप निकालने भाई tan थीटा, और tan थीटा फर्स्ट वाले के पास जब जाएंगे तो हमें पता है ये वाली चीज जो है वो 30 डिग्री, तो सीधा सीधा स्लोप ही तो रिप्रेजेंट करता है करंट के लिए, तो tan 30 डिग्री ले, tan 30, और tan 30 की वैल्यू जो होती है वो हम जानते हैं कितनी होती है। अगर आपको नहीं पता तो सीधा सीधा आप ये भी डाल सकते हैं कि sin 30 डिवाइड बाई cos 30, ठीक है, फर्स्ट केस तो ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस, फॉर वायर B, इसमें फिर से tan थीटा और यहां पर क्या डाल देंगे tan 60 डिग्री। इन दोनों का रेशियो पूछा है, बस
1030 डिवाइड बाई 1060, बस रेशियो निकाल लें आप। जो आंसर आएगा हमारा ए टू बी करंट का रेशियो आ जाएगा, आई ए टू आई बी। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, 1030 हम वैल्यू जानते हैं, 1060 वैल्यू जानते हैं, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/√3 और इस तरीके से। नेक्स्ट अगर ये देखें, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन ग्राफ से रिलेटेड ही। अगर हम ये माने कि आई ले लेते हैं, अब की बार ले लेते हैं टाइम ले लेते हैं, और स्लोप जो है वो कुछ इस तरीके से ले लिया जो हमने पहले बनाया था। यहां पर वैल्यू मान लेते हैं अपन 5 एम्पियर है, फाइव एम्पियर इधर है, और इसके रिलेटेड 5 सेकेंड यहां पर दे रखा है, और आगे बढ़ते हैं अपन, इसके रिलेटेड यहां पर दे रखा है 10 सेकेंड ये दे रखा है। ठीक है, और ये टाइम सेकेंड के अंदर है, करंट जो है एम्पियर के अंदर है। चलो क्या पूछा जा सकता है भाई, ये देखो यहां पर पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज इन गिवन ग्राफ। जो चार्ज फ्लो करेगा इस ग्राफ के रिलेशन में, तो उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है जी, क्या करें, हमें ये दिख रहा है कि इसका क्या निकाला जाए। सबसे पहली बात हम निकालेंगे इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है जी, एरिया निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहां से आप कितने पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट और ये दूसरा पार्ट हमारा, ये दोनों पार्ट का आप एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, क्या आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है भाई, ये वाला पार्ट, वापस से देखो, इसको मैं हाईलाइट करता हूं व्हाइट से। ये वाला पार्ट जो है वो क्या है हमारा, एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल वाले केस में फर्स्ट पार्ट का मैं एरिया देखता हूं, प्लस मैं सेकेंड पार्ट का एरिया ले लेता हूं। ठीक है, और इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास टोटल जो है चार्ज की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट पार्ट में एरिया। तो फर्स्ट पार्ट का 1/2 ट्राइंगल में बेस कितना है 5 इंटू यहां पर हाइट कितनी है भाई 5, प्लस सेकेंड पार्ट में एरिया। आप इसका इंटरवल देखें, ये गैप देखें कितना आ रहा है, ये वाला गैप देखिए, ये वाला 10 - 5 इंटू 5। यहां पर ये वाली जो लेंथ है इसकी, ये वाली कितनी आ रही है 5, मल्टीप्लाई करवा दें 5 से। तो 5 इंटू 5 25 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, हाफ हो गया, 12.5 हो गया, प्लस 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 हो गया। तो टोटल जो चार्ज आया, वो जो मेरे चार्ज की वैल्यू पूछी है वो कितने आया 37.5 कूलम। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। बड़ा क्लियर है और बहुत सिंपल सा जो है आंसर अपन निकाल सकते हैं यहां पर। तो ये था बेसिक जो हमने पढ़ा करंट के बारे में। करंट का अगर कई बार डेंसिटी, नंबर ऑफ डेंसिटी के केसेस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई उस केस में क्या फॉर्मूला है, इतने चार्ज मूव करेंगे, तो हम Q डिवाइड बाई T से N इंटू E ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। Q इक्वल्स टू NE, ये हमारा क्वांटाइजेशन से फॉर्मूला बनता है, नंबर ऑफ डेंसिटी और चार्ज। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन, वो हम जानते हैं कि 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -19, ये हो जाएगा कूलम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी। अब कई बार जो है हमें ये भी देता है कि भाई सर्कुलर फॉर्म जब होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसकी स्पीड तो रहती है कांस्टेंट, उस केसेस में भी भाई हम करंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उस केसेस में क्या फॉर्मूला, जैसे ये न्यूक्लियस के सराउंड अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इस तरीके से, तो ये नेगेटिव पार्टिकल है और हमें पता है ये जो रेडियस वाला पार्ट है ये फिक्स रहना है। तो यहां से अगर करंट की वैल्यू पूछी जाए तो क्या, देखो यहां से क्या फॉर्मूला बन सकता है, Q डिवाइड बाई, अभी हमने देखा T। अब T जो है, यहां से जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और पूरा रोटेट करके अपनी जगह पर आएगा तो कुछ टाइम लेगा, उसको अपन टाइम इंटरवल बोलते हैं। और टाइम इंटरवल को बेसिकली अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी देखें कि भाई ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी चेक कर सकते हैं। तो हमें पता है स्पीड का जो फॉर्मूला बन रहा होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, तो स्पीड v से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं डिस्टेंस, क्योंकि ये पूरा सर्कमफेरेंस जो आएगा वो रेडियस की टर्म में वो कितना आ जाएगा 2πr आ जाएगा, और जो टाइम हमने कंसिडर किया है वो कितना ले लिया t। तो 1 जो डिवाइड बाई t, यहां से ये भी देखा जा सकता है v डिवाइड बाई
2 पाई आर मैं यहां लिख देता हूं और 1/t ये अलग से लिख लेता हूं। तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले में ये देखिए कि 1/t यहां आ रहा है, देखो इसको मैं सेपरेट करूं तो ये 1/t आपको दिख रहा होगा। तो 1/t है तो आप यहां पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां पर v/2 पाई आर भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, q मल्टीप्लाई v डिवाइड बाई कितना बन गया, 2 पाई आर। तो जो डेटा दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को चूज करेंगे, क्योंकि वो हम एक फिक्स नहीं बोल सकते, जो भी हमें देगा उस तरीके से। कई बार फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी दे सकता है। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, एफ से रिप्रेजेंट कर दें या एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दें। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई टाइम वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो यहां पर 1 डिवाइड बाई टाइम है एग्जैक्टली। तो आप करंट की जो वैल्यू है Q इंटू एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम बहुत सारे फॉर्मूले से जो डेटा दे रखा होगा उस तरीके से अपन चूज करेंगे और उसके बाद में अपन उसका आंसर निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।